नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम फेस टू फेस में। और आज हमारे इस विशेष प्रोग्राम के विशेष मेहमान हैं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी। नरेश बंसल जी संगठन से संसद तक की जो उनकी यात्रा है वो एक आदर्श है ऐसे लोगों के लिए जो किसी भी दल में दलीय निष्ठा रखते हैं, उसके लिए काम करते हैं और बिना कुछ चाहे, बिना किसी तमन्ना के उनको वह संगठन सब कुछ देता है। इसका एक उदाहरण नरेश बंसल जी हैं, जो संगठन में बहुत कम उम्र में जुड़े और आज राज्यसभा सांसद हैं और एक मुखर वक्ता के तौर पे जाने जाते हैं और प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक प्रखर संगठक के तौर पे जाने जाते हैं। तो आज हम नरेश बंसल जी से रूबरू होंगे और जानेंगे उनकी जीवन की यात्रा, संगठन से कैसे जुड़े, संगठन में कितना संघर्ष किया और आज संसद का हिस्सा हैं। एक राज्यसभा सदस्य के तौर पे उत्तराखंड को लेकर के उनकी क्या योजनाएं हैं, क्या कल्पना है, क्या सपने हैं और उन्हें साकार करने का रूट मैप नरेश बंसल जी के पास क्या है। बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम फेस टू फेस में। जैसा कि मैंने बताया, संगठन से संसद तक एक लंबा समय आपने संगठन में लगाया और आप आज भारतीय संसद का हिस्सा हैं। राज्यसभा सांसद के तौर पे आप गत 1 वर्षों से काम कर रहे हैं। बहुत कुछ आपने अपनी जिंदगी में देखा है और बीजेपी का संगठन उत्तराखंड में तैयार करने में आपका बड़ा योगदान है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक जुड़ रहे हैं हमसे, वो आपके मुंह से ही सुने कि आपका जीवन कैसे शुरू हुआ, सामाजिक क्षेत्र में जो रुझान है, जो रुचि है, वो कैसे पैदा हुई और फिर कौन सा कितना संघर्ष रहा संसद और सांसद के तौर पे यहाँ तक पहुंचने के। बचपन में ही मैं 7-8 वर्ष का था तो मोहल्ले के अन्य बच्चों के साथ संघ की शाखा में खेलने जाने लगा। यहीं हिंदू नेशनल की शाखा में मैं बचपन में 7-8 वर्ष का था, जाने लगा। धीरे धीरे संघ स्थान पर होने वाले कार्यक्रम, वहाँ का अनुशासन, वहाँ का बौद्धिक, इन सब चीज़ों ने मेरे ऊपर एक विशेष प्रभाव डाला। प्रभाव इस रूप में कि मैं पढ़ाई के साथ साथ संघ के काम में जुट गया। मेरा जन्म बहुत, कहना चाहिए कि लो मिडिल क्लास में हुआ। पिताजी मेरे आड़त बाजार की एक दुकान पर मुनीम का काम करते थे। हम 6 भाई बहन थे, सबसे बड़ा मैं था। इतनी आय नहीं थी कि हम सब अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके पिताजी की। तो सबने शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम भाई बहनों ने आर्थिक क्षेत्र में बचपन से ही संघर्ष किया। लिफाफे बना करके पढ़ाई का खर्चा निकालना, ट्यूशन करके पढ़ाई का खर्चा निकालना, त्योहारों पर जैसे राखी का त्योहार आया तो राखी बेच करके, दीपावली का त्योहार आया तो पटाखे बेच करके, होली का त्योहार आया तो रंग और पिचकारी बेच करके, इस प्रकार से शिक्षा के लिए और अन्य कामों के लिए पैसा जुटाने का काम ये पढ़ाई के साथ साथ रहता था। गरीब परिवार का होने के कारण उसे फीस माफ रहती थी, हो जाती थी, ये भी एक मिला अवसर। अखबार बेचने का भी काम किया। तो इस प्रकार से जो भी कर सकते थे वो सब करके आगे बढ़े और संघ के जो लोग साथ में आए, जिनके समय संपर्क में आया, उनका मुझे भरपूर प्यार और सहयोग मिला। जैसे मैंने ये सब चीजें गिनाई, आतिशबाजी बेचना, राखी बेचना, रंग गुलाल पिचकारी बेचना, तो मेरे पास कोई स्थान तो था नहीं। जो संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उन्हीं की दुकानों के आगे ये मैंने सब लगाया और उन्होंने मुझे सहर्ष लगाने का बिना किसी खर्च के सहयोग किया। तो उसमें से जीवन आगे बढ़ते बढ़ते फिर संघ के प्रारंभ के गठनायक से लेकर के और विभिन्न दायित्व ये रहे। मैं पूरी अपनी टीम में अकेला सरकारी नौकरी में था।
1974 में ही मेरी नौकरी इरिगेशन में लग गई थी। लेकिन वो टीम इतनी उत्साहजनक थी उस समय की युवा टीम, एक कुछ करने का जज्बा रहता था। आपने जो संघर्ष की बात की है, ये कभी आड़े नहीं आया कि मैं सरकारी नौकरी में हूं और मुझे इस काम में नहीं जाना चाहिए, वो नहीं जाना चाहिए। मैं निरंतर संघ का दैनिक शाखा में जाने वाला कार्यकर्ता, और उसके साथ साथ जो जो दायित्व रहे, इमरजेंसी में भी भूमिगत आंदोलन में सक्रिय भूमिका मैंने निभाई। लोग लंच करने के लिए जाते थे तो उस समय में दरवाजा बंद करके भूमिगत आंदोलन के साहित्य का स्टेंसिल काटता था टाइपराइटर पर। राजनीतिक क्षेत्र में मैंने विद्यार्थी परिषद के समय से ही चुनावों में सभाओं को संबोधित करना और करना, ये काम रहता था। समन्वयक की भूमिका भी संघ का काम करते करते चुनाव के समय 1980 से ही लगातार किया है। तो फिर आपका संघ की तरफ से, आप संघ में बचपन से जुड़ गए थे, और संघ की तरफ से राजनीति की तरफ कब आना हुआ, कैसे? संघ का सब काम करते करते, विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते रहे। मैं मंडल कार्यवाह रहा, सायं कार्यवाह रहा, नगर कार्यवाह रहा, नगर बौद्धिक प्रशिक्षण प्रमुख रहा नगर का, फिर जिले का संपर्क प्रमुख रहा, जिले का प्रचार प्रसार प्रमुख रहा। उसी समय 91 का जब भूकंप आया उत्तरकाशी का, तो संघ परिवार की जो उत्तरांचल देवी आपदा पीड़ित सहायता समिति बनी, तो उसका मैं संस्थापक महासचिव रहा और 20 वर्षों तक रहा। उसने सारा काम पूरी संघ के मार्गदर्शन में, हमारे डॉक्टर नित्यानंद जी, उनके मार्गदर्शन में वो सब काम किया। मेरे सामाजिक और राजनीतिक जीवन के विकास में दो लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। एक तो डॉक्टर नित्यानंद जी, उनसे हमने स्वयं का अनुशासन, काम को दृढ़ता के साथ करना, संकल्प के साथ करना, ये सब सीखा। और निरंतर काम करते रहना, ये श्री दयाचंद जैन जी, उनके संपर्क में मैं बहुत रहा, तो उनका भी मुझ पर पूरा प्रभाव पड़ा और सीखने को मिला। वैसे सीखने को बहुत लोगों से मिला, संघ में जितने लोग संपर्क में आए सबसे कुछ ना कुछ सीखा, पर इन दो लोगों से बहुत कुछ सीखा। सामाजिक क्षेत्र में आपका जो संघर्ष की यात्रा है काफी लंबी है, और एक लंबा सामाजिक जीवन भी है और राजनीतिक जीवन भी है। फिर जब आप राजनीति की तरफ आए तो बहुत बार आप जो है, चूंकि राजनीति का मतलब होता है संसदीय लोकतंत्र में चुनाव की ओर जाना, चुनाव लड़के सांसद विधायक के तौर पे जनता की सेवा करने के लिए आगे आना। आप भी बहुत लंबे समय से जो सीट थी यहाँ पे लक्ष्मण चौक सीट, बाद में वो खत्म भी हो गई, अब वो कैंट की सीट बन गई, उस सीट से आप बहुत बार दावेदारी करते रहे। फिर हमने आपको देखा कि आप इसके पहले भी राज्यसभा का चुनाव लड़े, और हरिद्वार से आप लोकसभा के लिए भी बहुत बार प्रयास करते रहे, और 2 लोकसभा में तो मैंने ही देखा कि आप हरिद्वार में बहुत अग्रणी टिकट के दावेदारों में शामिल रहे। तो जब लगातार आपको एक तरह से निराशा हुई, जब आपको टिकट नहीं मिला, वो चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, तो उस समय की क्या मनोदशा थी? नहीं, देखिए, एक तो मैंने 2001 में बैंक से वीआरएस लेकर राजनीति के क्षेत्र में आया। उससे पहले भी मेरा नाम कई बार संघ का कार्यकर्ता था तो चलता था, तो उस समय सभी लोगों से विचार विमर्श हुआ। तो मेरा ये मानना था कि राजनीति में अगर जाना है, चुनावी राजनीति में जाना है, तो फिर पूर्ण रूप से जाना चाहिए। तो आपने वीआरएस? तो मैंने वीआरएस लिया, बैंक छोड़ा, फिर मैं आया 2001 में छोड़ा। 2002 में मेरे नाम की चर्चा रही, काफी लोगों से विचार विमर्श से लगता था कि शायद मुझे लक्ष्मण चौक विधानसभा से चुनाव लड़ना होगा। तो शायद उसी सीट से कपूर साहब भी होते थे आपके बहुत वरिष्ठ? उस समय कपूर साहब की वो सीट नहीं थी। कपूर साहब की देहरादून कैंट दूसरी सीट थी, लक्ष्मण चौक अलग सीट थी। तो लक्ष्मण चौक सीट से ये था उस समय कि श्री नित्यानंद स्वामी चुनाव नहीं लड़ेंगे आयु के कारण से, और इसलिए उस सीट पर मुझे लड़ना होगा, ऐसा सबका मन विचार था। लेकिन अंत में जो होता है हुआ, श्री स्वामी जी को टिकट मिला और मैं चुनाव लड़ने के स्थान पर उनका संयोजक बन गया। और वो चुनाव स्वामी जी शायद हार गए थे दिनेश अग्रवाल से, 800 वोट से हार गए जी। उसके बाद मुझे तिथि याद है, 27 अक्टूबर 2002 एक वरिष्ठ अधिकारी का फोन आया
पूछा उन्होंने 5-7 साल चुनाव लड़े बिना रह सकते हो? मेरा उत्तर था 20 साल भी चुनाव लड़ना कोई मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। और फोन कट गया, मुझे मालूम नहीं किस लिए पूछा। बात वो हो गई। लेकिन 4 नवंबर को मेरी प्रदेश महामंत्री संगठन की घोषणा हो गई, मुझे नहीं मालूम था। उस दिन के जब 4 नवंबर को घोषणा हुई तो मैंने सोचा तब कि 27 अक्टूबर को फोन शायद इसलिए आया होगा, पर मुझे किसी ने बताया नहीं कि आपको ये बनाया जा रहा है। घोषणा हो गई तो जो काम मिला, संघ का संस्कार है, जो काम मिला वो करना, पूरी निष्ठा से करना, पूरी योग्यता क्षमता से करना। बीजेपी में एक परंपरा होती है कि महामंत्री संगठन प्रायः जो है पूर्णकालिक प्रचारक होता है, संघ में और बीजेपी में आता है। तो आप तो शायद उस समय गृहस्थ थे जब आप? हाँ, मैं गृहस्थ था और 1-2 मेरे साथ उस समय और भी थे इस प्रकार के गृहस्थ, लेकिन पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने महामंत्री संगठन का काम किया। जितना संगठन ने लिया पूरे के पूरे 4 नवंबर 2002 से लेकर 4 नवंबर 2009 तक, तारीख भी वही होती है, मैं प्रदेश का महामंत्री संगठन रहा। इस बीच में हमारी सरकार आई 2007 में। 2009 में संगठन की योजना बनी, मुझे आवास विकास परिषद का अध्यक्ष बना दिया, तो मैं सरकार के उसमें चला गया। एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब आप संघ से इतना जुड़े हुए थे और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे भी आपकी बहुत अच्छी पहचान इस शहर में थी, उत्तराखंड जब से बना यानी 9 नवंबर 2000 से यहाँ की राजनीति में बहुत अस्थिरता रही, और अगर कोई पार्टी सत्ता में आई भी तो उसको कई मुख्यमंत्री बदलने पड़े। और ये पहले जब आपकी अंतरिम सरकार थी, जो बीजेपी की सरकार थी, जब राज्य का निर्माण हुआ, तो ये जो परंपरा शुरू की गई वो बीजेपी से ही शुरू की गई कि 2 साल के कार्यकाल में आप 2 मुख्यमंत्री बनाए, पहले नित्यानंद स्वामी जी और फिर भगत सिंह कोश्यारी जी। और उसके बाद कांग्रेस 2002 में आई और 7 तक रही, तो उसने उस परंपरा को तोड़ा कि उनके एक ही मुख्यमंत्री 5 साल तक रहे। फिर जब आपको मौका मिलता है 2007 में, जब आपकी सरकार दोबारा आती है, तो फिर वही बात दोहराई जाती है कि मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री बदले। और फिर जब आपकी सरकार आती है 2017 में, तो फिर वो 2 मुख्यमंत्री की जगह 3 मुख्यमंत्री बदलती है। तो मैं चाहूंगा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, एक ऑब्जर्वर, सोशल ऑब्जर्वर के नाते आप इस घटना को कैसे देखते हैं कि जो उत्तराखंड की राजनीति में इतना अस्थायित्व, प्रचंड बहुमत की सरकार और फिर भी मुख्यमंत्री बदलना पड़े, तो इसको किस रूप में देखते हैं आप ऐसी स्थिति में? जब इसका विश्लेषण करता हूं तो मुझे लगता है चूंकि ये राज्य आंदोलन में से निकला, और जब राज्य आंदोलन में से निकला तो उसमें कुछ चीजें भावनात्मक हो गई। श्री नित्यानंद स्वामी जी प्रथम मुख्यमंत्री बने तो भावनात्मक विषय यह बन गया कि यहां पर मुख्यमंत्री पर्वतीय बनना चाहिए। यह एक भावनात्मक विषय हो गया, इसलिए मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, क्योंकि भावना के साथ सबकी चलना चाहिए। ये पहली सरकार की बात, पहली सरकार, अंतरिम सरकार में कह रहा हूं, उसी समय ये, क्योंकि उस समय की सब आंदोलन की भावना थी। आंदोलन जिस परिस्थितियों में चला, जिस परिस्थितियों में बना, उसमें जनता की भावना थी कि भाई राज्य हमारा बना है तो हम में से कोई मुख्यमंत्री बने। इस तरह की एक हुई, मुझे जो लगता है सहमत, तो उसके कारण से ये परिवर्तन हुआ। और आगे चल के चूंकि नया राज्य था, श्री नारायण दत्त तिवारी जी एक अनुभवी नेता थे, इसलिए किस प्रकार से उनके समय में भी बड़ी उठापटक चली, लेकिन वो सिद्धहस्त थे उसमें कि किस प्रकार से चीजों को अपने पक्ष में किया जाए, उसके लिए क्या क्या किया जाए, वो सब करके उन्होंने जैसे तैसे 5 साल निकाले। हम सब जानते हैं उस समय किस प्रकार के गीतों की रचना हुई, कितनी लाल बत्तियां बटी, कोई गिनती उसकी आज नहीं है, केवल अपने आप को बनाए रखने के लिए। और उसके बाद हमारी सरकार आई, हमने फिर मुख्यमंत्री बदले, लेकिन अब भी बदलने पड़े, कांग्रेस को भी बदलने पड़े। तो तात्कालिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं, क्योंकि राज्य उत्तर प्रदेश के साथ उपेक्षित क्षेत्र रहा है, तो बहुत अधिक विकास की भूख, पलायन को रोकना, बेरोजगारी को समाप्त करना, पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी ये काम आए,
ये कुछ कंसेप्ट है जिसको लेकर के समय समय पर मुख्यमंत्री बदलने की आवश्यकता राजनीतिक दलों को पड़ी है। लेकिन धीरे धीरे ये भी आप देखेंगे कि उत्तराखंड का नेतृत्व नौजवानों के हाथ में आ रहा है। त्रिवेंद्र रावत जी पहले के मुख्यमंत्रियों से नौजवान मुख्यमंत्री थे, तीरथ जी भी उसी में से थे, निशंक जी भी नौजवान थे जब बने, और अब जो बने श्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्साही ऊर्जावान नौजवान 45 वर्ष की आयु के। तो मुझे लगता है धीरे धीरे जो आंदोलन की भावना थी और आंदोलन का जो कंसेप्ट था वो नेतृत्व में उभर कर आ रहा है। बंसल जी, दो चीजें हैं। एक तो मिथक है कि कोई सरकार यहाँ दोबारा रिपीट नहीं होती, और दूसरा जो सवाल है वो अनुभव का है। 2002 में जब आपने मुख्यमंत्री बदले तो 2002 में आप सत्ता में वापस नहीं आए। 2012 में जब आपने मुख्यमंत्री बदले तब भी आप सत्ता में वापस नहीं आए। अब 2017 यानी 22 में भी आपने मुख्यमंत्री बदले। तो क्या ये जो अनुभव है उसको सोच समझ के ही तो कुछ आपके आला कमान ने फैसला लिया होगा? क्योंकि वो दोनों अनुभव जो हैं वो तो बहुत ही नकारात्मक रहे पार्टी के लिए। तो क्या आपको लगता है कि सरकार अब रिपीट करेगी? अनुभव से भी सीखा जाता है और हर समय वही रिपीट हो ये आवश्यक नहीं है। इस समय का जो अनुभव परिणाम दिखाई दे रहा है सामने, जनता का जो स्वीकार्यता मुख्यमंत्री जी की दिखाई दे रही है, कार्यक्रमों का अधिक से अधिक होना, घोषणाओं का शासनादेश निकलना, शिलान्यास होना, लोकार्पण होना, तो विकास के जितने काम हैं वो सब जिस गति से हो रहे हैं उससे मुझे ये लगता है कि इस बार ये मिथक काम नहीं करेगा और भारतीय जनता पार्टी पहले से भी अधिक बहुमत से लौट कर आएगी। थोड़ा मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। आपकी अपनी पार्टी से ही जब पुष्कर सिंह धामी के नाम की घोषणा हुई तो बहुत सारे असंतोष के स्वर उभर करके आए, लेकिन ये आपके आला कमान की एक एक्सपर्टाइज थी, विशेषज्ञता थी कि कोई ऐसी बात नहीं हो पाई कि वो बाहर निकल करके आए। लेकिन उनके शपथ ग्रहण का समय हो या अन्य मौकों पे बहुत सारे ऐसे मंत्री जो बहुत वरिष्ठतम मंत्रियों में शुमार हैं, उन्होंने दबी जुबान ऐसी बातें कही। तो अब मुख्यमंत्री जी बेहद नए हैं और दूसरी बार ही विधायक है, जबकि आपकी पार्टी में 5-5 बार के विधायक भी, 4-4 बार के विधायक भी हैं। तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब चुनाव में आप जाएंगे, क्योंकि आपके प्रदेश प्रभारी ने यह बात कही है और जो चुनाव प्रभारी है उन्होंने भी उसी बात को दोहराया है कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और सरकार जब रिपीट होगी तो पुष्कर सिंह धामी ही उसका नेतृत्व भी करेंगे। तो क्या लगता है कि चुनाव के समय पुष्कर सिंह धामी का जो नेतृत्व है और जो उनका व्यक्तित्व है पूरी पार्टी को एकजुट करके उस चुनावी महाभारत में उतरने में सक्षम लग रहा है आपको? नहीं, निश्चित रूप से पूरी पार्टी श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एकजुट है और उनके शपथ ग्रहण के दिन किसी भी प्रकार का कोई विरोध का स्वर नहीं था। मीडिया में कुछ कयास चले, जिन मंत्रियों के नाम मीडिया बोल रहा था वो नाराज है, वो सबसे पहले वहां पर उपस्थित थे। बल्कि एक आध मीडिया से तो मैंने कहा भाई वो तो वहां पर है, तुम कैसे चला रहे हो कि वो नहीं है। तो इसलिए कुछ चीजें क्या कहना चाहिए, चटकारे लेने के लिए मीडिया में आ जाती हैं कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं था। कोई नाराजगी नहीं थी, किसी प्रकार की नाराजगी नहीं थी। मुख्यमंत्री हमारा चेहरा होंगे, चुनाव के अंदर उनके नेतृत्व में हम जाएंगे, लेकिन पार्टी की एक प्रक्रिया होती है। जब सत्ता में हम हैं, मुख्यमंत्री जो है तो हमारा मुख्यमंत्री ही चेहरा है, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव होने के बाद जब सरकार बनेगी तो उस समय का विधानमंडल दल, केंद्रीय संसदीय दल जिसको चुनेगा वो आगे मुख्यमंत्री बनेगा। चलिए अब आप बताइए 2022 के चुनाव में चुनौती के रूप में किसे मानते हैं, हरीश रावत और कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का विस्तृत संगठन, बूथ लेवल तक, पन्ना प्रमुख तक की हमारी रचना जितनी है उतनी किसी के पास नहीं है। उतना बड़ा संगठन किसी के पास नहीं है, उतने समर्पित कार्यकर्ता किसी के पास नहीं है, उतना मेहनत करने वाला, कठिन परिश्रम करने वाला नेतृत्व किसी के पास नहीं है, उतनी कल्याणकारी नीतियां किसी के पास नहीं है जितनी भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो इन सबका सामुच्चय बनने के बाद कोई हमको चुनौती के रूप में दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी चुनाव है, इसलिए हम
जो दल ही नहीं बल्कि निर्दलीय भी जो चुनाव मैदान में होगा उसका भी आकलन कर अपनी रणनीति बनाएंगे। तो चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि अगर विपक्ष की बात करें तो आपको महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दों पे वो बीजेपी को घेरते हैं। और आजकल खासकर किसानों की बात करें, पूरे देश में एक ही महीना और रह गया है जब उनके आंदोलन का 1 साल पूरा हो जाएगा, उन 3 कृषि कानूनों को निलंबित करने को लेकर के, समाप्त करने को लेकर के। तो इन सारी चुनौतियों से निपटने का क्या रोड मैप है? जितने मुद्दे आपने गिनाए, चाहे वो बेरोजगारी का हो, विकास का हो, इन सब मुद्दों पर काम करने वाली कोई पार्टी और सरकार, ये दोनों हैं तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। विपक्ष ने इन मुद्दों पर कभी कोई जनता के हित में काम किया हो, प्रदर्शन किया हो, संघर्ष किया हो, ये कहीं दिखाई नहीं दिया। विपक्ष केवल एसी में बैठकर विज्ञप्ति जारी करना, ट्विटर पर सरकार की आलोचना करना, विपक्ष ने कोई विपक्ष का धर्म नहीं निभाया। जनता के मुद्दे को लेकर कभी विपक्ष अग्रसर दिखाई नहीं दिया। उन मुद्दों पर भी भारतीय जनता पार्टी ही सदैव अग्रसर रही। चाहे आपने कोविड में देखा, कोविड की इतनी बड़ी महामारी आई तो सरकार ने अपने लेवल पर किया ही। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन 15 महीने तक, जिनको उज्ज्वला में फ्री कनेक्शन मिले थे उनका रिफिल, डीबीटी के माध्यम से 32,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने खातों में भेजा, 35,000 करोड़ रुपए से मुफ्त का वैक्सीनेशन, ये सारे काम। और इसके साथ साथ जनता के साथ जुड़कर अपनी जान को जोखिम में लाकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोरोना वॉरियर की तरह फ्रंट फुट पर रहा। उसने स्वयं 90 दिन तक मोदी किचन चला करके लोगों को राशन पहुंचाने का काम, उनको अस्पताल पहुंचाने का काम, उनको ऑक्सीजन देने का काम। कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, नेता उस समय दिखाई नहीं दिए, सब लॉकडाउन थे। तो इस प्रकार जनता की सेवा करते हुए हम कहते हैं सेवा से संगठन, इस सूत्र को लेकर हम जनता से सदैव जुड़े रहे, जुड़े रहते हैं, जुड़े रहेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको लेकर के हम अपनी जो 5 साल की हमारी काम हमने किए हैं, हमारे घोषणा पत्र के आधार पर हम जनता के बीच में आशीर्वाद मांगने जाएंगे, जन समर्थन मांगने जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि पहले से भी अधिक जनता का विश्वास हमको प्राप्त होगा। आप जिस सीट से सांसद नियुक्त हुए हैं उस पे एक अभिनेता हुआ करते थे, राज बब्बर सांसद रहे और 6 साल जो कार्यकाल होता है, बहुत बार यहाँ के लोगों ने पोस्टर भी लगाए कि राज बब्बर कहाँ गायब हो गए हैं, उनका कहाँ अपहरण हो गया है। अब उसके बाद उस सीट पे आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राज्य का, तो क्या राज्य के लोग ये उम्मीद करें कि नरेश बंसल लगातार जनता के बीच रहेंगे और पूरे प्रदेश में, चूंकि राज्यसभा का जो दायरा है पूरे प्रदेश में फैला हुआ होता है, तो पूरे प्रदेश के लिए काम करेंगे? और अगर कोई ऐसी योजना है जो स्पेसिफिक हो, जिसको आपने आइडेंटिफाई किया हो, एक सांसद के तौर पे लगभग 1 साल का आपका कार्यकाल होने जा रहा है, तो जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, सांसद के रूप में 1 वर्ष का कार्यकाल तो कोरोना की भेंट चढ़ा है। संसद भी जितनी चलनी चाहिए थी नहीं चली है, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि मेरे कार्यकाल को, चूंकि मैं यहीं का रहने वाला हूं, यहीं सबके बीच का रहने वाला हूं, सबसे मेरा परिचय है, सब मुझे जानते हैं और सब जनता के हित में, प्रदेश के हित में, सरकार के हित में, पार्टी के हित में जो भी काम होंगे उन सबको काम करने का मैं प्रयास करूंगा। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच में सेतु का भी काम करने का जो हमारा कर्तव्य है हम उसको करेंगे। जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं उनकी ठीक से मॉनिटरिंग हो जाए, उनका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, केंद्र से जिन जिन कामों में सहायता की आवश्यकता हो वो सब मिल जाए। क्योंकि जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि मोदी जी का हमारे प्रदेश के ऊपर एक असीम कृपा है, क्योंकि देवभूमि है, उससे उनका लगाव है। उन्होंने कहा भी अभी परसों कि मेरा देवभूमि से मर्म का, कर्म का, तत्व का, सत्व का नाता है। उस नाते को वो बच्चे बड़े अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। उनके उस नाते को निभाने के अंतर्गत हम प्रदेश के लिए जो कुछ करा सकेंगे वो हमारा कराना कर्तव्य है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। चलिए, एक अंतिम सवाल। अब चुनाव बेहद करीब आ गए हैं और बहुत सारे ऐसी संभावना जताई जा रही कि बहुत सारे सिटिंग विधायकों का, कुछ मंत्रियों का टिकट भी कटेगा। भविष्य का सवाल है। 2017 की ही बात करें तो आपके कई अच्छे खासे लोग पार्टी छोड़ गए थे। तमाम
आला कमान के बड़े सांगठनिक नेताओं के मनाने के बाद भी। उसमें एक नाम का मैं विशेष जिक्र करूंगा, रुड़की से जो पहले विधायक रहे सुरेश चंद्र जैन जी, जो आपके मित्र भी रहे और बाद में आप उनको पार्टी में भी ले आए। तो इस बार जब चुनाव की घोषणा होगी और जब आप लोग कैंचियां चलाएंगे टिकटों पे और उसमें बहुत सारे आपके अपने लोग भी होंगे, तो उनको संभालने की क्या योजना है, किस तरह से संभालेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी उन्हीं का इंतजार कर रही है कि आपके टिकट घोषित हो और वो आपके लोगों को लेकर के मैदान में उतरे। किया है आम आदमी पार्टी केवल इस आशा पर है कि कब अंगूर टूटेगा और कब हम पकड़ लेंगे, वो उनको निराशा हाथ लगने वाली है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में विशेष रूप से जो इंटरनल मैकेनिज्म है, पार्टी में जो पद्धति है, अनेक फॉर्म है जहां व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, सुनने का, कहने का एक अवसर है, उसके कारण से हम जिनको टिकट मिलेगा, हमारा कार्यकर्ता समझता है कि टिकट एक को ही मिलेगा, लेकिन जिनको नहीं मिलेगा हम उसको अयोग्य नहीं मानते। वह भी योग्य है, उसको टिकट नहीं मिल पाया, उसकी योग्यता का भी पार्टी भरपूर उपयोग करती है और उसका सम्मान करती है। ये विश्वास पार्टी के कार्यकर्ता को है, इसलिए अधिकांश स्थानों पर कोई ऐसी स्थिति आने वाली नहीं है कि कोई छोड़कर जाएगा। थोड़ी बहुत रूठा मनाई होगी तो वो आपस में बातचीत करके बना के हल हो जाएगा। चलिए, आप हमारे शो में आए, अपना बहुमूल्य समय दिया और अपने अनुभव शेयर किए, अपनी प्लानिंग भी बताई चुनाव की। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्कार। तो आपने देखा थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी, जिन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह से संगठन में लंबे समय तक काम करने के बाद वो संसद में पहुंचे हैं और उसके पीछे कितना संघर्ष करना पड़ा उसके बारे में भी विस्तार से बताया। और विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसमें किस तरह से पार्टी चुनाव में उतरेगी, किसके नेतृत्व में उतरेगी और कितना वो कॉन्फिडेंट हैं इस मामले को लेकर के कि सरकार रिपीट करेगी। अब ये आने वाला वक्त बताएगा। अगले सप्ताह हम मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए फेस टू फेस।